हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका एक छोटा सा टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। हमने इसके कुछ वीडियोस पहले डाइपोल की वजह से देखा था कितना होगा पोटेंशियल, है ना। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि अगर किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप रख देते हो तो उस डाइपोल के पास कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो शुरू करें। चलो आओ देखते हैं। ध्यान देना बस आप लोग, पहले डायग्राम पे कंसंट्रेट करना। ये देखो, मान लो यहां पर इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब आपको यह पता है क्या कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कैसे करते हैं? देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का तरीका जो होता है उसमें पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ और इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो मैं कोशिश कर रहा हूं इक्वली स्पेस का। ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा स्पेस दिख रहा है क्या? ठीक है, तुम लोग ये मान लो कि यहां पर आपका इक्वली स्पेस्ड है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। नाउ अब मैं इस एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, एक और बना लेता हूं मैं। ठीक है, अब मैं यहां पर एक डाइपोल को प्लेस करने वाला हूं। देखो, ये है आपका मान लो प्लस क्यू और ये है आपका माइनस क्यू। ठीक है, और ये डाइपोल की लेंथ जो है ना वो आप 2a मान लो। क्या मान लो? 2a मान लो। ठीक है, चलो मैंने डाइपोल की लेंथ 2a मान ली मैंने यहां पर। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट P, वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव ना, आपको ये पता होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट है, इसको डिनोट करते हैं किससे? P से, स्मॉल p से। अब देखो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डाइपोल मोमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म किया है? तो भैया थीटा एंगल फॉर्म किया है कि नहीं? ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान देना। तुम बताओ, जैसे ही आप इस डाइपोल को प्लेस करोगे एक्सटर्नल फील्ड में तो इस पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगेगा अलोंग द फील्ड और इस नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू फील्ड। ठीक है, अच्छा बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगा आपका QE ना, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो चार्ज इनटू जिसकी वजह से लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाला, तो ये QE फोर्स होगा। यहां पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में QE लगेगा। ठीक है, अब जरा सोचो इस डाइपोल पे इस वाले चार्ज पे लग रहा है फोर्स ऐसा अलोंग द फील्ड, इस पे लग रहा है ऑपोजिट टू फील्ड, मतलब यहां पर एक कपल देखने को मिल जाएगा ना, मतलब एक टर्निंग इफेक्ट आ जाएगी ना, टर्निंग इफेक्ट। तुम लोग को मालूम है कपल क्या होता है? कपल क्या होता है कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगे दो डिफरेंट पॉइंट पर तो हम कहते हैं यहां पर कपल है ना। और जहां पर भी कपल आता है ना वहां पर टर्निंग इफेक्ट आ जाती है, मतलब वहां पर रोटेशन होने लगता है। ठीक, तो ये देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऐसा टर्न होना शुरू हो जाएगा ना, मतलब इस डाइपोल की टेंडेंसी होगी फील्ड के अलोंग आने की। ठीक है कि नहीं है? मतलब यहां पर टॉर्क लग रहा है ना, टॉर्क। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो मतलब जैसे ही आप किसी डाइपोल को एक पर्टिकुलर एंगल पे प्लेस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर टॉर्क लगना शुरू हो जाता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर आपने उस टॉर्क के अगेंस्ट उसको रोटेट करना चाहा तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना।
है कि नहीं? देखो टॉर्क क्या चाहता है कि फील्ड के अलोंग सेट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एंगल को बढ़ाना चाहोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना अगेंस्ट टॉर्क यार। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन यहां पर पहले वर्क डन कैलकुलेट करते हैं व्हेन वी रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम से θ1 टू θ2 डिग्री तक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग, इधर देखो। मान लो ये वो इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट पर डाइपोल ने कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस थीटा एंगल पे टॉर्क कितना होगा तुम बताओ? टॉर्क का एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है पीई साइन थीटा, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, चलो अब देखो इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे आपका ये डाइपोल है, ये वो इंस्टेंट है। अब अगर आप बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हो डी थीटा अगेंस्ट टॉर्क, ठीक है, तो उस डी थीटा रोटेशन में हम टॉर्क को कांस्टेंट मान सकते हैं ना, है कि नहीं? वैसे देखो टॉर्क डिपेंड कर रहा है थीटा पे, अगर आपका थीटा वैरी करेगा तो टॉर्क भी वैरी करेगा, लेकिन हम बात ये मान सकते हैं ना कि एक इंस्टेंट है जहां पर एंगल थीटा है, उस समय टॉर्क है पी साइन थीटा, और एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया डी थीटा अगेंस्ट टॉर्क। ठीक है, तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा में हम टॉर्क को कांस्टेंट मान सकते हैं ना, दैट इज पी साइन थीटा, है कि नहीं? ठीक है, मतलब थीटा पे अगर आपका टॉर्क है टाउ, ठीक है, तो थीटा प्लस डी थीटा पे कितना होगा? टाउ ही बोल सकते हैं यार, है कि नहीं? तो डी थीटा में उतना कोई फर्क नहीं आएगा टॉर्क में। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया डी थीटा, तो उस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा में आपका वर्क डन भी होगा ना, और वो भी बहुत स्मॉल वर्क डन होगा ना। तो अपन कैलकुलेट करते हैं, आओ, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर लिखोगे आप, लेट वी रोटेट डाइपोल by small angular displacement d theta। ठीक है, ना अगेंस्ट टॉर्क, ऑब्वियस ही बात है अगेंस्ट टॉर्क। ना तो आपको बोलेंगे हम यहां पर देयरफॉर वर्क डन for small displacement dw is equal to tau into d theta होता है ना, है कि नहीं? ठीक है, चलो आपको मालूम है वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो तो, लेकिन वहीं अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो ना तो वहां पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे निकालनी है टोटल वर्क डन। ठीक है, टोटल वर्क डन मतलब अब मैं ये करूंगा कि अगर मान लो मुझे इनिशियल एंगल θ1 से फाइनल एंगल θ2 तक अगेंस्ट टॉर्क, तुम देखो टॉर्क क्या चाहता है कि अलोंग द फील्ड हो जाए सेट, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हम चाहते हैं कि θ1 से θ2 लाने तक में कितना वर्क करना होगा ये कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम θ1 टू θ2, है कि नहीं? इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल। ठीक है ना, तो यहां पर देखो ध्यान से, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू टाउ का एक्सप्रेशन क्या है यहां पर? पीई साइन थीटा, और ये डी थीटा, यहां पर इंटीग्रेशन करोगे और कहां से कहां तक करोगे? इनिशियल एंगल θ1 टू फाइनल एंगल θ2 तक। ठीक, और यहां पर देखो जब वो θ1 पे था तो आपका वर्क डन 0 था,
और θ2 लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं W मान लेता हूं। तो आप बताओ यहां पर वर्क डन की लिमिट 0 से W मान लें, है कि नहीं? ठीक है, θ1 से θ2, 0 से मतलब W वर्क डन। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है W के रेस्पेक्ट में, W। ठीक है भाई, आ जाओ देखो यहां पर, और लिमिट आएगी यहां पर 0 टू W ना। ठीक है, इक्वल टू, नाउ यहां पर P को बाहर करो और ये बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, और यहां पर लिमिट आएगी θ1 टू θ2, है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर W के जगह W रखोगे तो W आएगा -0, मतलब ये W हो गया, इक्वल टू यहां का माइनस ट्रांसफर कर दो बाहर, -PE। अब रखो थीटा के जगह θ2, तो cos θ1 माइनस, अब रखो थीटा की जगह θ1, पहले θ2 रखा अपन ने, यहां पहले θ2 रखोगे माइनस, फिर θ1 रखोगे, cos θ1। So this is the formula to calculate work done when we rotate a dipole from θ1 to θ2, है ना। मतलब अगर मान लो सवाल में आया कि किसी डायपोल को रोटेट करवाना है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट काम कर रहे हो टॉर्क के। टॉर्क चाहता है कि भैया तुम फील्ड के अलॉन्ग आ जाओ डायपोल को, लेकिन आप 30 से 60 कर रहे हो, मतलब एंगल इंक्रीज कर रहे हो आप, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, अपने को इनिशियल एंगल 30 डिग्री पुट करना है, फाइनल एंगल 60 डिग्री पुट करना है, सॉल्व करना है, काम खत्म, है कि नहीं? ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से निकलता है आपका वर्क डन। ठीक है, चलो अपना मुद्दा क्या है? अपना मुद्दा है कि डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, किसी पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, तो आप ध्यान देना क्या करने वाला हूं मैं। यहां पर तुम ये बताओ, जो भी आप वर्क करोगे, है ना, वो वर्क डन उस डायपोल में स्टोर हो जाएगा ना, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तुम बताओ, जब तुम उसको टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करोगे तो आप वर्क करोगे, अब आपका किया हुआ काम वेस्ट तो होगा नहीं, तो कहां जाएगा, वो उस डायपोल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो अब ध्यान देना यहां पर हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ध्यान देना। देखो एक काम करेंगे, यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो यहां पर दो एंगल है, θ1 θ2, तो यहां पर आपको इनिशियल एंगल में एक रेफरेंस एंगल लेना होगा, और वो रेफरेंस एंगल हम लेंगे आपका 90 डिग्री। मतलब अगर आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखोगे, ठीक है, तो उसे इनिशियल एंगल माना जाएगा। ठीक है, क्यों उसको इनिशियल एंगल माना गया, क्योंकि इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मतलब अगर वो परपेंडिकुलर टू फील्ड है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, और 0 पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो जरा, नेक्स्ट पेज में देखो, ये देखो, आप बताओ ये आपका फील्ड है, ये आपका फील्ड है, ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर आप डायपोल को ये -q, ये +q, अगर आप परपेंडिकुलरली प्लेस करते हो तो इस पोजीशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है ना, 0 होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब क्यों होती है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0? ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, आप बताओ, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैंने कहा इस पॉइंट पर क्यों होती है 0,
है ना, यहां पर ध्यान देना कैसे होती है जीरो। देखो एक काम करते हैं, इसे पॉइंट अपन मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। आप बताओ अगर मुझे निकालनी है कि इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, मतलब इस चार्ज के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा अगर मुझे वो कैलकुलेट करनी है, तो आप बताओ कैसे काम करेंगे हम। यहां पर ध्यान देना, तुम ये बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा ना, क्योंकि आपको मालूम है कि फील्ड के परपेंडिकुलर पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो आप बताओ V at B इक्वल टू V at A है कि नहीं, ठीक है। तो आप बताओ उसको मैं अपन V मान ले क्या, ठीक है। अब बताओ अगर मैं बोलूं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये देखो इस Q चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये हो जाएगा Q इंटू V, और इस माइनस Q चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये होगा आपका माइनस Q इंटू V। तो आप बताओ ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एनर्जी जीरो, है कि नहीं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं, देखो ये मैंने कैसे यूज किया, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। और यहां पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर जो वैल्यू ये वही वैल्यू ये, कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। मतलब मैं बस इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका डाइपोल परपेंडिकुलर टू फील्ड है तो उसके पास कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, जीरो होता है। तो इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। हमने θ1 को 90 डिग्री माना और इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया एज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, दैट्स वाई, ठीक है। तो θ1 को तुमने मान लिया कितना, 90 डिग्री, और θ2 ये जो फाइनल एंगल है इसको तुम क्या मान लो, थीटा, ठीक है। अब बताओ यहां पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओ वर्क डन इक्वल टू माइनस पीई, क्या था फॉर्मूले में, कॉस θ2, और θ2 को मैंने क्या मान लिया है, थीटा, माइनस कॉस θ1, और वो कितना है 90। तो आप बताओ ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा ना, बिकॉज दिस इज जीरो, ठीक। और इसी वर्क डन को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक है। मतलब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो अगर किसी ने बोला, ठीक है, दो तरीके से यहां पर सवाल आ सकते हैं, या तो वो बोलेगा कि आप बताओ कि अगर हम 30 डिग्री से 60 डिग्री मूव करें तो वर्क कितना होगा, मतलब इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल अगर वो दिया तो वहां पर आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलता है कि अ डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, देन वी यूज फॉर्मूला दिस। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन अगर वो होल्ड कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस समय उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको आप कैलकुलेट करोगे इस वाले फॉर्मूले से। और अगर वहां पर वो दे दे इनिशियल एंगल फाइनल एंगल, तो वहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। इज इट क्लियर, मतलब वर्क डन के लिए वो इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल देगा, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी तो वहां पर वो सिंगल एंगल देगा, है कि नहीं। और उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे आप ये u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, है कि नहीं। और ये देखो ये आपका जो एक्सप्रेशन है पी कॉस थीटा, ये आपका ए बी कॉस थीटा टाइप है ना, आपका ए बी कॉस थीटा। तो आप बताओ ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। उसी तरीके से मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस पी डॉट ई ना, और बात भी सही यार, ये एनर्जी है, और एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी हमें क्या देगा, आंसर स्केलर देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। चलें अब यहां पर ध्यान देना
मैं दो केसेस की बात करूंगा यहां पर, ठीक है। कौन सा वो केस है, ध्यान देना, इधर देखो। देखो तुम ये बताओ, जरा सोचो कि अगर आपका जो डाइपोल है ना, वो अगर अलोंग द फील्ड प्रेजेंट है। देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से। अगर मैं किसी डाइपोल को एक पर्टिकुलर एंगल, एक्यूट एंगल पे रखता हूं, अगर मान लो, ठीक है, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वो टॉर्क की वजह से क्या हो जाएगा, अलोंग द फील्ड सेट हो जाएगा, है कि नहीं। अब अलोंग द फील्ड सेट हो गया मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, अब उसके पास कोई टॉर्क नहीं होगा ना, है कि नहीं, ठीक है। मतलब ये वाला जो पोजीशन है, जब आपका डाइपोल मोमेंट फील्ड के अलोंग हो गया, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन। इसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना, हम कहते हैं यहां पर पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज अलोंग फील्ड, that is along field, u is equal to minus pe cos 0, है कि नहीं। मतलब along field अगर आपका डाइपोल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस पीई कॉस 0, और ये माइनस पीई कॉस 0 मतलब कॉस 0 1 होता है, तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पीई होगा ना, और ये माइनस पीई मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब इससे कम पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल नहीं है, और अगर किसी पोजीशन पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वो अगर पोजेस कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ना। एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है, कि अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, और अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हम कहते हैं कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है कि नहीं। तो देखो यहां पर मैंने कहा कि अगर थीटा 0 डिग्री है अलोंग फील्ड तो वहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, देयरफॉर इट इज अ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वही अगर मान लो अगर आपका डाइपोल 180 डिग्री पे होगा, दैट इज ऑपोजिट टू फील्ड, ऑपोजिट टू फील्ड, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, देखो ध्यान सुनो, ये आपका फील्ड है ना, यहां डायग्राम देख लो, यहां डायग्राम देख लो, ये आपका फील्ड है, ठीक है। अब देखो डाइपोल को रखा है ऐसे, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा ना P। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, डाइपोल मोमेंट ऐसा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 180 हुई, है ना। तो इस केस में कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, प्लस पीई ना, कितना हो जाएगा, प्लस पीई, ठीक है। तो आप बताओ U इज इक्वल टू प्लस पीई हुआ ना, और ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। माइनस पीई इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस पीई इज व्हाट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, यह कहानी होगी, क्लियर है।
अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ मिनिमम, ये कैसे हुआ मैक्सिमम? तो बेटा मेरी बात को सुनना ध्यान से यार, है ना। एक काम करते हैं ना, अपन पीई की वैल्यू को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो पीई की वैल्यू क्या मान लेते हैं, एक काम करो, इसको मान लेते हैं, सपोज करो कि ये आपका पीई की वैल्यू जो है ना ये 10 है मान लो। तो यहां से क्या होगा, ये -10 हो जाएगा, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। तो अगर मैं पीई की वैल्यू 10 मान लेता हूं तो आप बताओ मिनिमम पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -10, और मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +10। अब देखो यहां पर मैंने कहा कि मिनिमम आपका होगा -10, मैक्सिमम होगा आपका +10, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री और 180 के अलावा अगर कोई और एंगल होगा तो उसकी वैल्यू -10 और +10 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन यहां पर देखते हैं, लेट कर लो, बस मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है अपन को, ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये देखो, लेट बोल देता हूं मैं यहां पर कि मान लो कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आप बताओ u इक्वल टू कितना होगा, -PE इंटू cos 60, ठीक है। अब बताओ मैंने PE को क्या माना हुआ है, 10 माना हुआ है, ठीक है। तो -10 cos 60 कितना होगा, 1/2, तो ये कितना हो गया, -5 जूल हो गया ना आपका। तो आप बताओ -5 जूल जो है -10 से बड़ा है ना, है कि नहीं, और ये 10 से छोटा है ना। तो आप ये बताओ अगर मैं ये कहूं कि थीटा की वैल्यू 0 और 180 के अलावा कोई और एंगल अगर आप पुट करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो -PE से +PE के बीच में ही मिलेगी। मतलब -PE इज मिनिमम पोटेंशियल एंड +PE इज मैक्सिमम पोटेंशियल। इज इट क्लियर? अब देखना, इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों बोल रहे हैं? जब आपका थीटा 180 पे है तो इसको अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि देखो यहां पर जैसे ही ये आपका डाइपोल, ये देखो ऐसे हल्का सा भी अगर आप इसको ऐसे मूव करा दोगे, हल्का सा भी, ठीक है, तो आप ये देखो वापस अपनी जगह पे नहीं लौटेगा ये। अगर तुमने हल्का सा भी इस वाले डाइपोल को ऐसे कर दिया तुमने, हल्का सा भी, तो ये +Q हल्का सा ऊपर आ गया, -Q हल्का सा नीचे आ गया, तो अब +Q के ऊपर फोर्स लग जाएगा अलोंग द फील्ड और -Q के ऊपर लग जाएगा ऑपोजिट फील्ड, देन ये इस तरफ आ जाएगा, है कि नहीं। और ये बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन को अनस्टेबल पोजीशन कब बोलते हैं? जब हम वहां से उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करें तो वो वापस वहां पर ना लौटे, है कि नहीं। मतलब थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस करें उसको तो वापस से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रीच नहीं करेगा, वो और रोटेट होकर के सीधे अलोंग द फील्ड आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इसको हम लोग स्टेबल क्यों बोल रहे हैं? जब आपका थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो उस केस में हम बात करें कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो देखो आपका ये +Q ये -Q, डाइपोल मोमेंट जो है वो फील्ड के अलोंग है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हो, इसको अगर आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हो तो इस +Q के ऊपर फोर्स ऐसा, -Q के ऊपर फोर्स ऐसा, मतलब ये वापस से फील्ड के अलोंग आ जाएगा। तो आप देखो इस पोजीशन से अगर आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हो और छोड़ते हो तो वापस से फील्ड के अलोंग सेट हो जाएगा ना, मतलब वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमने कहा कि वो कौन सा पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपके दो केस होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर अपना ये टॉपिक ओवर हुआ है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो एक काम करें, पहले आप लोग ये नोट कर लें, ये नोट कर लें, फिर ये नोट कर लें, फिर ये नोट कर लें,
उसमें वो नोट करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, है ना, ठीक है। वो बस मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि मैं क्यों बोल रहा हूं मिनिमम, क्यों बोल रहा हूं मैक्सिमम, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या बोल रहा है सवाल नंबर 1। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, डाइपोल की लेंथ गिवन है यहां पर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। When placed with its axis making an angle of 60 degree with uniform electric field, experiences a torque of 4√3 न्यूटन मीटर, ठीक है। मतलब यहां पर एक डाइपोल को प्लेस किया गया है इस तरीके से कि उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। और वहां पर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, वो 4√3 न्यूटन मीटर एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी। एंड दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इफ डाइपोल हैज चार्जेस ऑफ ±8 नैनो कूलम, ठीक है। चलो आओ देखते हैं यहां पर। देखो आप ये बताओ पहले, मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बताओ, आपको टॉर्क गिवन है ना, टॉर्क, तो आप बताओ सिंस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा ना, ठीक है। अब बताओ यहां पर टॉर्क की वैल्यू है 4√3। ये जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है। मतलब डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन। तो आप बताओ, जो हम लोगों ने अभी देखा था डायग्राम में, वहां पर मैंने डाइपोल की लेंथ कितनी ली थी, 2a ली थी ना, 2a इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, लिया था हमने, ठीक है। अब बताओ यहां पर मैं लिख देता हूं, डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन, सेपरेशन मतलब लेंथ ऑफ डाइपोल, वो 2a लिया था ना मैंने, ठीक। तो ये देखो, ये जो 2a है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है, तो 4 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट कर लेंगे उसको मीटर में अपन, ठीक है। चलो तो यहां देखो ध्यान से, ये जो आपका P है इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन 2a इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 4√3, ये जो Q है इसकी वैल्यू कितनी है, 8 नैनो कूलम, है ना, ठीक है। मतलब यहां पर अपन को चार्ज का सिर्फ वैल्यू लेना है, वैल्यू, साइन लेना अपने को, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी है, 8 नैनो कूलम, तो 8 × 10⁻⁹ कूलम ना, ठीक है। ये जो 2a है ना, ये इकट्ठा अपन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, और ये इकट्ठा कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 × 10⁻⁻² करना होगा टू कन्वर्ट इनटू मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें कैलकुलेट करनी है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 4 भी कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो आप बताओ 4 को नीचे करो, तो 1/4 इक्वल टू 10⁻11 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4, इसको 0.25 लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको नीचे लाके ऊपर लाओगे तो 10⁻11 हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करो, इसका एक 10 गिफ्ट कर दो उसको, तो ये हो जाएगा 2.5 10⁻10। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, सिंपल। तो आप बताओ सेकंड वाला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पीई कॉस थीटा, और थीटा चलो अगले में कर लेता हूं मैं। ये देखो P की वैल्यू Q × 2a,
इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कॉस थीटा, मतलब थीटा यहां पर 60 डिग्री है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर वैल्यू देखो, माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये 2a की वैल्यू इकट्ठी, 2a इज लेंथ ऑफ डाइपोल, वो कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 2 इंटू करना पड़ेगा मीटर में लाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये वाली पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर वॉट 10 और इंटू cos 60 होता है 1/2, ठीक है। चलो अब यहां पर रेस्ट है जो कैलकुलेशन है, आ जाओ देखो ध्यान से, एक काम करते हैं इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर u इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान देना, u इज इक्वल टू देखो ये हो गया आपका कितना 4 इंटू 2.5, एक काम करो इसको निपटाओ पहले, ये हो गया आपका 4, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 2.5 कितना होता है भाई, ये होता है 10, ठीक है। 10 इंटू 4 40 हो गया, माइनस 40, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 11, माइनस 11 प्लस 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -4 जूल ना। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड कहानी यार, ठीक है। चलो तो ये आप लोग नोट कर ले पहले, फिर अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, यहां पर देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। मतलब यहां पर चार्ज जो है डाइपोल का वो गिवन है 1 माइक्रोकूलम और सेपरेशन जो है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब जो लेंथ ऑफ डाइपोल है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब जो हम लोग 2a लेते हैं ना 2a, ठीक है, सेपरेशन वो आपका कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब इस बार मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। फाइंड पहला द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन द डाइपोल, ठीक है। तो आप बताओ जरा टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये PE साइन थीटा होता है, ठीक है। उसने लेकिन कहा मैक्सिमम टॉर्क, अब मैक्सिमम टॉर्क तो तब होगा ना जब ये साइन मैक्सिमम होगा, और साइन मैक्सिमम कब होगा जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर हम थीटा की वैल्यू 90 लेंगे ना फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हम 90 लेंगे, ठीक है। P की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इनटू सेपरेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को गिवन है, चलो एक साथ पुट कर देंगे, साइन थीटा इज साइन 90 डिग्री ना, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -6 ना, ये 2a हमें इकट्ठा दिया है ना सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 की पावर 5 है, और साइन 91 होता है तो लिखने की मत जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब देखो यहां पर 2, ये हो गया -8 और ये +5, तो ये हो गया 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। ये हो गया भैया मैक्सिमम टॉर्क। नाउ अब क्या करना है कैलकुलेट, देखो द वर्क विच द एक्सटर्नल एजेंट will have to do in turning the dipole through 180 degree starting from the position theta equal to 0 degree। इस बार इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल गिवन है ना, ठीक है। तो क्या पूछा उसने, वर्क डन पूछा ना, तो आप बताओ यहां से ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मान लो, यहां से लेके 180 डिग्री तक रोटेट करने में कितना आपको वर्क करना होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट,
ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क करना होगा, ये अगेंस्ट टॉर्क हुआ है ना। टॉर्क चाहता है कि फील्ड के अलॉन्ग सेट हो जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट रोटेट करना है तो एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी यार। ठीक है, चलो आओ, तो यहां देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो सेकंड वाला, आप बताओ इनिशियल एंगल θ1 कितना है 0 डिग्री, फाइनल एंगल θ2 कितना है 180 डिग्री। तो यहां पर आप फॉर्मूला यूज करोगे, वर्क डन इक्वल टू व्हाट, माइनस पीई इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक, बस वैल्यू पुट कर दो भाई। ये देखो माइनस पी, अच्छा पी की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू सेपरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पुटी कर देंगे 10 की पावर 5। ठीक है भाई, ये हो गया कॉस θ2 कितना 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक, चलो अब देखो यहां पर माइनस Q की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर माइनस 6। ये 2A इकट्ठा कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर वॉट माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 की पावर 2 मीटर। नाउ इंटू 10 की पावर 5, और ये देखो cos 180 माइनस 1 माइनस cos 0 इज 1 ना। ठीक, अब देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखो, ये देखो -1 और ये -2 हो गया +2 ना। ठीक है, और ये आपका 2 इंटू माइनस ये हो गया कितना 8, तो ये हो गया 10 की पावर -3, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 10 की पावर -3। दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। इज इट क्लियर? ठीक है, एक बार मैं आपको और कह देता हूं, पहले कॉपी कर लो उसको यार तुम लोग, फिर मैं कुछ कहूंगा। ठीक है, चलो मेरी बात को सुनना ध्यान से। आपको अगर निकालना हो वर्क डन, तो वहां पर आपको वो इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल देगा कि कहां से कहां तक वर्क डन निकालना है, वो तो देगा ना यार। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो सिंगल एंगल देता है ना कि इतने एंगल पे प्लेस्ड है, मतलब इतने एंगल पे पोजीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। और वो कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग फॉर्मूला U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा से। इज इट क्लियर, है ना। तो ये थी आपकी सिंपल कहानी। तो यहां पर अपना खत्म होता है ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, simplemagletbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है ना, कि एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, कि कॉम्पिटिटिव पढ़ना है, ठीक है, कि एग्जाम्पलर पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, है ना। तो जैसे आपने यहां पर फिजिक्स में क्लिक किया आपने, ठीक है, ये एनसीईआरटी है, आप जैसे ही क्लिक करोगे चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, है ना। फिर जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करो, सिंपल आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा, है ना। सो सिंपल। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छा मैं कंटेंट दे पाऊं। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।